पढ़ते हैं वर्कशीट नंबर आपकी 8। ये कौन सी क्लास की है? ये आपकी 7th क्लास की है, मैथ्स की है, ठीक है। तो इसे हम बना रहे हैं, आप लोग ले लेंगे, 20 तारीख डाल देंगे, अच्छे से लेबल कर लेंगे, अपना नाम, अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। इसी के साथ आपकी नीचे जो है हिंदी की भी वर्कशीट आई है, तो मैं उसे भी बना रही हूँ, आप लोग उसे भी ले लेंगे। चलिए आज हम क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज और उसके गुणांक, यानी आज हम त्रिभुज और उसके गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखा है मैं कौन हूँ। अब आपको बताना है, देखिए त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी 3 भुजाएं हों, ठीक है। देखिए 1 2 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ आपको क्या दिया गया है? मैं होता हूँ प्रियांश, झोपड़ी की छत में फूलों को सहारा देता हूँ, माँ के सैंडविच में, ठीक है, मिस्र के पिरामिड में और राजा के क्राउन में। देखिए 1 2 3 4 5 दिख रहा है सब जगह। देखिए इसकी भी 3 साइड्स है, इसकी भी 3 साइड है, इसकी भी 3 साइड है। ये देखिए ये पुल को सहारा देने वाला, ये भी 3 साइड का, ये देखिए दिख रहा है आपको। इसके बाद ये देखिए झोपड़ी की छत भी 3 साइड है। तो ये सब क्या है आपके? ये है ट्राइंगल्स, ठीक है, यानी त्रिभुज। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ, 3 अंश रेखाएं बिंदु जो एक ही रेखा पर ना हो, जैसे ABC को एक कागज़ पर बनाइए व उन्हें जोड़िए और अपनी कौन सी आकृति मिली ये बताइए। जैसे ये देखिए आपको दिखा है, तो ABC ये तीनों क्या है? ये 3 रेखाखंड से बनी आकृति है AB, यानी ये देखिए AB, फिर क्या है BC, फिर क्या है AC। तो ये 3 से बनी है। इसमें शीर्षक जो है वो क्या है? A B और C, ठीक है। इसके बाद इसमें कोण भी दिया गया है। कोण क्या दिया गया है आपको? देखिए पहला A है, फिर B है और फिर C है। तो इस तरह से आपके 3 कोण भी आपको दिए गए हैं। अब आगे क्या लिखा है देखिए, मध्यिका, ठीक है। मध्यिका क्या होता है? एक ऐसा रेखाखंड है जो शीर्ष को, यानी कि जो उसका तल है ये वाला हिस्सा, उसको, ठीक है, मुख्य भुजाओं के माध्य बिंदु से जोड़ता है। ये देखिए बिल्कुल सेंटर से, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए है। तो अब क्या लिखा है इसमें आपको दिखता है कि जैसे AD यहाँ पे है, BE है ना, और यहाँ पे क्या है? CF, ये देखिए ये आपको दिखा दिया गया है। तो ये सब ABC जो है आपके 3 ट्राइंगल, इनका ये जो है आपकी मध्यिकाएं हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है आपका कि शीर्षलंब क्या होता है? त्रिभुज के एक शीर्षक से उसके सम्मुख भुजा पर खींची गई एक लंबखंड, यानी कि ये जो आपका ये जो लकीर ये आपकी पूरी ऐसे बनती है ना, इसे आप कहते हैं शीर्षलंब, यानी कि परपेंडिकुलर। देखिए यहाँ लिखा है, सोचिए क्या किसी भी शीर्षक से शीर्षलंब बनाया जा सकता है? तो लिख दीजिए हाँ, बनाया जा सकता है। उसका लिखा माध्यिका और शीर्षलंब, क्या इसमें कोई अंतर है? तो लिखिए नहीं, इसमें कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए आपकी जो माध्यिका है ये भी आपकी इस तरह से बन रही है, ठीक है। ये एक रेखा है जो 20 से उसको बराबर हिस्सों में काट रही है, और यही इसकी पहचान है। और शीर्षलंब की क्या पहचान है? कि इसको काटने वाली जो रेखा है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो बात दोनों में सेम है, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, यानी कि जो बाहरी कोण है, किसी एक त्रिभुज को एक ही ओर बढ़ाने पर बनता है, यानी कि जो बाहर के एंगल्स होते हैं वो एक तरफ बढ़ाने से बनते हैं। एक त्रिभुज PQR बनाओ और एक भुजा OQR को S तक बढ़ाइए। अब देखिए आपको क्या करना है इसमें, ऐसे करके इसका मैं आंसर आपको इसी पे दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए आपको इस तरह से, अब आपको क्या करना है, PQ और R, इस तरह से आपका ये बन गया आपका ट्राइंगल, ठीक है। एक त्रिभुज बन गया। अब उसकी एक भुजा को आपको, यानी QR जो आपकी भुजा है, इसको आगे बढ़ाना है S तक। तो ये आपने इसको आगे बढ़ाया, ये आपका बन गया S। अब जो यहाँ पे ये एंगल बनेगा ये आपका क्या कहलाएगा? बाहरी कोण कहलाएगा, ठीक है। ये लिखा बाह्य कोण, ठीक। अब क्या लिखा? शीर्षक R पर बनने वाले कोण, यानी अब जो R पे शीर्षक का कोण बनना है कौन सा? PRS, ये वाला, देखिए ये वाला PRS, यानी ये वाला एंगल, ये बाहरी कोण कहलाएगा, यानी बाह्य कोण, बाहर का कोण। इसके ये अंदर के कोण कहलाएंगे, जबकि ये वाला क्या कहलाएगा? बाहर का कोण। एक बात और बताऊँ, इन दोनों का जो जोड़ होता है वो ये कोण होता है, हमेशा याद रखिएगा। ये जो 2 कोण है, इन दोनों का अगर आप जोड़ करेंगे तो ये वाला बाहर का निकल जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब इन्होंने आगे क्या लिखा है आपके लिए, बाह्य कोण जो आपका था PRS, जो भी हम लोग ने देखा, का आसन कोण बताओ। अब आपको उसका आसन कोण बताना है, ठीक है। अब काट कर या
अक्स कर कर यानी उसकी जो ट्रेस करते हैं, ठीक है, उससे पी क्यू जो है उसका सम्मुख कोण बनाओ और उसको संकलन करके ढको। देखो क्या मिलता है आपको। तो देखिए एम जो है वो इस तरह से, देखिए ये आपको कुछ दिया तो गया नहीं है, तो हम कैसे कर सकते हैं, इसलिए इसको आप सेम ऐसे ही लिख लेंगे। अब जो आपको क्वेश्चंस दिए गए ना इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है त्रिभुज पी क्यू आर, दिख रहा है आपको ये त्रिभुज पी क्यू आर, यही है मी भुजा ओ आर। अब आपका देखिए क्या है यहाँ पे क्यू आर, सॉरी क्यू आर, ये वाली लकीर के माध्य बिंदु डी है, यानी इसका सेंट्रल पॉइंट जो इसको बराबर से काट रहा है वो क्या हो गया आपका डी। ठीक, तो अब बताइए पी एम क्या है, फिर बताइए पी डी क्या है, फिर आपको बताना है कि जो आपका क्यू एम है, ये देखिए ये लिखा है क्यू एम, और फिर ये बताना है कि एम आर, ये दोनों लकीरें बराबर है कि नहीं। तो इसका आंसर तो नहीं हो जाएगा, तो साफ दिख रही है आपको बराबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको यह बताना है एंगल पी एम और आर कितना है। तो देखिए ये हो गया पी एम और आर, यानी एंगल एम कौन सा बन रहा है, तो आपका 90 डिग्री का बन रहा है, तो आप यहाँ 90 डिग्री लिख देंगे। चलिए इसके आंसर देख लेते हैं हम लोग। आप लिख देंगे कि पी एम जो है वो लंबवत है और पी डी जो है वो मध्यिका है, और इसमें जो है ये नहीं हो जाएगा आंसर, और इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो आप इस तरह से इसे लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहीं अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एंगल क्यू पी आर की सम्मुख भुजा का नाम बताओ। अब उसके सम्मुख भुजा कौन सी है उसका आपको नाम बताना है। तो देखिए यहाँ आपका लिखा है ना पी क्यू और आर, ये हो गई। अब इसकी सम्मुख भुजा यानी कि इसका बेस क्या है, तो आप इसका बेस क्या लिख देंगे, आप लिख देंगे क्यू आर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्यू आर। तो अब इसको ऐसे लिख लेंगे ना आप लोग कि क्यू पी आर की सम्मुख भुजा का नाम क्या है, क्यू आर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। अब आपका तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि निम्न आकृति में अज्ञात अंक कोण एज जो z है आपका, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए अब क्या होता है, आप क्या करेंगे 115 है, 115 में से 50 को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि बेटा जब आप इसको और इसको प्लस करते हैं, यानी दो अपोजिट जो एक्सटर्नल एंगल है ना, जो बाहर का एंगल है, इसको अगर निकालना है तो इसके दो अपोजिट साइड को जोड़ दो, आपका बाहर का निकल जाएगा। सेम अगर आपको बाहर का दिया है तो जो बाहर अंदर वाला है ना उसमें से एक को माइनस कर दो, दूसरा निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देखते हैं। जो तरीका मैंने बताया एक वो भी है, और उसके अलावा एक तरीका ये भी है कि हम सम कर लेते हैं। यानी जैसे अभी आपका ट्राइंगल दिया गया ना, जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। अब जैसे आपका ये मान लीजिए ये ट्राइंगल है, ठीक, तो ट्राइंगल में क्या होता है कि आप इन तीनों को सम करें तो कितना निकलते हैं 180। ठीक, अब यहाँ पे आपको दिया गया है तो ये पूरा भी 180 का होता है। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये देखिए आपने कैसे लिखा, सम ऑफ ट्राइंगल, यानी इस सारे ट्राइंगल का जो जोड़ होता है वो कितना निकलता है 180 निकलता है। ठीक, अब आप 50 को 65 को प्लस करेंगे तो कितना निकल जाएगा आपका, प्लस कितना होना चाहिए 180। ठीक, अब ये z हमें नहीं पता इसलिए हमने z लिखा। अब 50 और 165 जो आप 65 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 115। z हमें नहीं पता, 180 फॉर्मूले में है। ठीक है, अब क्या होगा, z को आप एक किनारे रखेंगे, जब कोई डिजिट इधर से इधर जाती है तो वो अपने प्लस में है तो माइनस, और अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाती है, यानी इक्वल टू के। जब ये इक्वल टू का निशान दिख रहा है, जब कोई डिजिट इक्वल टू से इधर या इधर आएगी तो वो अपना जो उसका ऑफिशियल साइन है, जो उसका अपना साइन है, जैसे प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो अब 180 में से 115 गए तो कितना बचा z आपका 65। देखिए ये वाला थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए आप वही वाले पैटर्न से करेंगे। चलिए उस वाले पैटर्न से भी आंसर देख लेते हैं एक बार हम लोग। वो वाला पैटर्न थोड़ा मुश्किल था तो इसलिए मैं इसको आपको यहीं समझा देती हूँ। जैसे अब आपका यहाँ देखिए ये 115 लिखा है, 115 में से आप 50 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कैसे होगा यहाँ एक बार करके देखते हैं। ये 115 और ये 50। ठीक, तो क्या होगा 5 में से 0 गए कितना बचा 5, और ये 11 में से 5 के कितना बचा 6। सिंपल, आपका ये आंसर आ गया 65 डिग्री। बस आप ऐसे लिखेंगे, वो वाला आंसर आप स्किप कर देंगे। ठीक है, वो मैम ने कहा था इसलिए मैंने वो लिखा दिया आपको, लेकिन आप ये वाला आंसर लिखेंगे, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, आसान भी होगा और आप आसानी से कर भी लेंगे। ठीक है, दोबारा से समझा देती हूँ कि जो आपका बाहर का एंगल होता है, अंदर का एक एंगल उससे माइनस कर दीजिए, उसके सामने का एंगल अपने आप निकल आएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं।
अब आपका क्वेश्चन 4 है, निम्न आकृतियों में ज्ञात ब्राह्मकोण यानी x का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, ये भी आप ऐसे ही करेंगे क्योंकि मैम आप वो मुश्किल वाला स्टाइल बताएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, मैं आपको यही करा देती हूँ। देखिए ये और ये प्लस करेंगे, ये वाला आपका आसानी से निकल जाएगा। अब ये कितना है 50, ये कितना है 70, तो 50 + 70 = कितना हो जाएगा, 0 का 0, 5 और 7 कितना हो गया 12, तो ये आपका सिंपल कितना निकल जाएगा 120। कि यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, अपने दैनिक जीवन में दिखने वाले 5 त्रिभुज आकार की वस्तुओं के नाम लिखो। चलिए तो मैं आपको चित्र दिखा देती हूँ, आप लोग नाम खुद लिख लेंगे। ये आपका क्या है, सैंडविच, दोनों लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, आप लोग लिख लेंगे। ये आपका वाटरमेलन यानी तरबूज, फिर ये समोसा, पिज़्ज़ा और बिस्किट, ये सब आप देख सकते हैं आपको ट्राइंगल या जो आपका त्रिभुज आकार है उसमें आपको ये मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट होती है। चलिए अब हिंदी की वर्कशीट देखते हैं। तो आपकी हिंदी की वर्कशीट है, इसको पढ़ लेते हैं। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, वर्कशीट नंबर डाल देंगे, डेट डाल देंगे और विषय डाल देंगे। आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर हिमालय की बेटियां। ठीक है, कक्षा डाल देंगे 7वीं, अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। अब क्या लिखा है देखिए, यहाँ गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। यानी अब आपको ये गद्यांश जो दिया गया है, ये पैराग्राफ, इसको अच्छे से पढ़ना है और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देना है। क्या लिखा है, इस पाठ में लेखक नागार्जुन ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है और उनके बारे में कहते हैं कि, अब देखिए आपको पता चल गया इस पाठ के रचयिता कौन है, नागार्जुन जी हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। यानी अब देखिए यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि जो नदियाँ हिमालय से निकलती हैं उन्हें जब तक मैंने दूर से देखा तो वो ऐसे लगती हैं कितनी शांत, कितनी गहराई में डूबी हुई है ना। लेकिन दूर से देखने पे मुझे ऐसे लगती थी और मैं उनको कैसे मानता था, मैं उन्हें आदर और श्रद्धा की नज़र से देखता था। ठीक है, और इसके अलावा मैं उनको माँ और दादी, जैसे हम अपनी माँ, दादी या मौसी और मामी का सम्मान करते हैं, ठीक है, इसी तरह से हम उनका भी सम्मान करते थे और उनकी गोद में डुबकियाँ लगाते थे। अक्सर लोग नदियों में जाके नहाते हैं ना, यहाँ पे वही बात हो रही है। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। यानी अब जब वो हिमालय के करीब गया और उसने वहाँ जाके उन्हें देखा तो वो उन्हें कुछ अलग रूप में नज़र आई। जैसे मैं हैरान था, जब उसने ये चीज़ देखी तो वो हैरान हो गया कि अरे, जिसे मैं इतना सरल स्वभाव का, इतना शांत समझता था, इतनी गहराई में डूबा हुआ समझता था, वो कैसी निकली। वो देखिए कैसे निकली, वो और भी अच्छी निकली। यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। ठीक, क्योंकि देखिए जब ये ऐसे करके पहाड़ों के अंदर से निकलती है ना तो ये पतली होती हैं। ठीक, और जैसे ये खुले हुए इलाके में आती हैं तो ये और अपने आप को खोल देती हैं। ठीक, तो वही चीज़ कह रहे हैं कि जब आप इन्हें समतल मैदानों में देखेंगे, यानी प्लेन इलाकों में देखेंगे, यूपी, दिल्ली, बिहार, इन जगहों पे देखेंगे तो ये आपको बहुत विशाल नज़र आएंगी। और आप लोग ने भी सिग्नेचर ब्रिज तो देखा ही होगा, तो उसके नीचे देखिए यमुना नदी बहती है, तो अब आप देख सकते हैं वो कितनी बड़ी लगती है। लेकिन जब आप उसे हिमालय के पास जाके देखेंगे ना तो वो आपको बहुत छोटी सी नज़र आएगी। ऐसा लगेगा जैसे कितनी पतली सी कोई चीज़ निकलती हुई जा रही है। इनका उछलना, कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना। अब देखिए क्योंकि जब पहाड़ी इलाके होते हैं ना तो वहाँ पे ऐसे ऊबड़ खाबड़ इलाका होता है, तो पानी यहाँ से गिरा तो यहाँ से उछला, फिर यहाँ से निकला, फिर यहाँ से थोड़ी देर सीधा चला, फिर उछला, ये चीज़ें होती है ना। इसी चीज़ को वो कह रहे हैं कि जिन्हें मैं बूढ़ा समझता था, जिन्हें मैं ये सोचता था कि ये बहुत ख्यालों में खोई हुई हैं, बहुत समझदार हैं, वो असलियत में एक बच्चे की तरह हैं, कूद रही हैं, खिलखिलाकर हंस रही हैं, है ना। इस चीज़ को उन्होंने दिखाया है। इनकी ये भाव भावी, इनकी उल्लासा कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। अब ये कहते हैं कि ये जो इनकी खिलखिलाकर हंसना है, उछलना कूदना है, जब ये मैदानी क्षेत्र में आता है तो ये उल्लास इनका कहाँ चला जाता है। तो देखिए असली बात क्या है, अगर हम साइंटिफिक तरीके से देखें तो जो पहाड़ी इलाका होता है ना वो ऊबड़ खाबड़ होता है, इसीलिए पानी उछलता आता है। लेकिन जब आप प्लेन एरिया में आएंगे तो ये प्लेन है तो पानी सुकून से प्लेन बहेगा, है ना। तो उसी चीज़ को इन्होंने यहाँ दिखाने की कोशिश की है
किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विश्व में नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। ठीक है, अब क्या कहते हैं कि मतलब जब मेरा ध्यान किसी लड़की पे या किसी कली पे अटकता है, या पूरी दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं देखूं और मुझे वो सुकून मिले जितना कि किसी बेटी को, किसी बच्चियों को देख के मुझे मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या लिखा है, पहला प्रश्न आपका पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है, इस गद्यांश को पढ़कर आपको क्या लगता है कि यहाँ किसकी चर्चा हो रही है, किसके विषय में बात हो रही है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर यहाँ से लिखेंगे कि इस गद्यांश में हिमालय से निकलने वाली नदियों की चर्चा हो रही है। यानी इसमें किसकी बातें हो रही है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की। अगला क्वेश्चन है, इस गद्यांश में कौन कौन सी नदियों की बात की गई है, यानी कौन कौन सी नदियों की बात की गई है। चलिए पढ़ते हैं। आप लिख लेंगे, इस गद्यांश में गंगा, यमुना, सतलुज की बात की गई है। तीन ही नदियों का जिक्र आया है ऊपर। चलिए आगे पढ़ते हैं। इन नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखता है। यानी कि देखिए, नदियों को गंगा माँ है ना, या इनको माँ, गंगा को तो माँ माना जाता है। ठीक, ये तो बहुत पुरानी परंपरा है कि लोग गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन लेखक जो है हमारे नागार्जुन जी, वो इनको माँ के अलावा और किन किन रूपों में देखते हैं, उसको लिखना है। चलिए आंसर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से लिखेंगे कि नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन जी जो हैं वो उन्हें माँ और दादी, मौसी और मामी के रूप में भी देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो वे कैसी दिखती थीं। अब यहाँ लिखा है, जब लेखक ने नदियों को दूर से देखा था तो वह बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। ठीक है, जैसे समृद्ध महिला की भांति प्रतीक होती थी, जैसे कोई बहुत सुलझी मिजाज की है ना, कोई बहुत खोई हुई, बहुत अच्छी औरत के उसमें नजर आती थी। अब आपका अगला क्वेश्चन है, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए, सोचकर लिखिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। लिखा है, देखिए, नदियों की सुरक्षा के लिए हमें निम्नलिखित कार्य करना चाहिए, जैसे उसमें कूड़ा करकट नहीं डालना चाहिए, कोई भी प्रकार के पदार्थ उसमें नहीं डालने चाहिए, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो कुछ भी हो, हमें उसमें नहीं डालना चाहिए। नदियों में कपड़े नहीं धोने चाहिए। इसके अलावा जानवरों के नहाने पर भी रोक लगाना चाहिए आदि। यानी इसके अलावा और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैंने ये लिख दी है, आप लोग चाहें तो इसको भी लिख ले। चलिए, तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।